सो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 2 एंड एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं जो सीक्वेंस रखूंगा अपना टॉपिक्स को पढ़ाने का वो थोड़ा डिफरेंट होगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट मैं इसलिए कर रहा हूं जिससे आपको एग्जाम में आसानी हो एग्जाम से पहले उसको रिवाइज करने में। ठीक है, तो इसलिए चलिए तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सो एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। सो विच एम्पायर आई एम टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट द एम्पायर विच इज रोमन एम्पायर। So why I am saying that Roman Empire is an empire which spread across 3 continents? I will justify it in this topic. Okay. So first of all, we will see the topic how we get the records of Roman history. So Roman historians basically divided it into 3 groups. The sources, text, basically text, documents एंड मटेरियल रिमेन्स। ठीक है, तो टेक्स्ट जो है उनसे पता चला हमें, टेक्स्ट जो उस समय की कंटेम्पररी मतलब हम लोग जो उस अभी के जो हिस्टोरियंस ने लिखा उस पूरे टेक्स्ट को एनल्स कहा गया। ठीक, ये सब आप ध्यान रखिएगा इन सब टर्म्स का, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव में भी। डॉक्यूमेंट्स, जहां तक हम डॉक्यूमेंट्स का बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में 2 चीजों से पता चला, इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन एंड इन द फॉर्म ऑफ पैपिरी। जो वो बेसिकली ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज में थे, जो कि आपको आगे के टॉपिक्स में मैं बताऊंगा कि वहां के मेन लैंग्वेजेस ग्रीक और लैटिन थे। ठीक, और फिर हमें दूसरा सोर्स पता चलता है पैपिरी से। पैपिरी क्या था? बेसिकली एक ये मटेरियल राइटिंग मटेरियल है, जैसे कि हमने क्लास 10th में प्रिंट में पढ़ा था मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। तो मैन्युस्क्रिप्ट को जैसे था वैसे पैपिरी होता है। पैपिरी जो बेसिकली प्लांट होता है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, जो कि नाइल रिवर के बैंक्स पे मेनली वो ग्रो करता है। तो आपका जैसे हम लोग ने मेसोपोटामिया में पढ़ा कि क्ले टैबलेट को पे लिखते कौन थे? स्क्राइब्स। तो वैसे जो पैपरी पे लिखते थे उनको कहा जाता था, उन स्कॉलर्स को क्या कहा जाता था? व्हाट दे आर कॉल्ड? पैपिरोलॉजिस्ट। ओके, फिर हमें तीसरा सोर्स क्या पता चला? मटेरियल रिमेन्स से एम्फोरी मिले थे, ड्रेसर 20 एक कंटेनर का नाम है। तो चलिए अब हम लोग क्या समझेंगे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रोमन एम्पायर, मतलब कि रोमन एम्पायर का एक्सटेंशन कहां से कहां तक हुआ, नॉर्थ में कितना तक हुआ, साउथ में कितना तक हुआ, वेस्ट में कितना तक हुआ, ईस्ट में कितना तक हुआ, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो रोमन एम्पायर बेसिकली आपको नॉर्थ में उसका बाउंड्री का एक्सटेंट था अप टू राइन रिवर और रिवर दानूब। ये अब रिवर राइन का नाम सुन के आप थोड़े नॉस्टैल्जिक हो गए होंगे कि कहीं तो हमने सुना है ये। आपको याद आएगा क्लास 9th के हिस्ट्री जिसमें हम लोग नाजी में पढ़े थे राइन के बारे में, याद आया? ठीक है। और फिर उसका साउथ का एक्सटेंट है रोमन एम्पायर का था अप टू सहारा डेजर्ट तक, और वेस्ट में वो स्पेन तक था और ईस्ट में वो सीरिया तक, और उसके बीच में पड़ता था मेडिटेरेनियन सी जो है वो क्या कहलाता है? हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। वो क्या कहलाता है? हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। तो अब आपको समझ में आया कि हाँ, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मैं इसको जस्टिफाई बाद में करूंगा, तो यही जस्टिफिकेशन है कि आप देख पा रहे हैं कि आपका वेस्ट आपका यूरोप में फैला हुआ, आप स्पेन देखे, फिर आप देख रहे सहारा डेजर्ट मतलब कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, फिर आप सीरिया देखे मतलब मिडिल ईस्ट वाले रीजन जो है वो मतलब एशिया। तो हुआ ना एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, हो गया। अब आप यहां देखिएगा कि रोमन एम्पायर और इरानियन एम्पायर या फिर पर्शियन एम्पायर या ससानियन एम्पायर जो है वो तीनों एक ही नाम है। वो इन दोनों के बीच का बाउंड्री जो था वो रिवर यूफ्रेटस था।
अब आप फिर नॉस्टैल्जिक हुए होंगे कि ये भी हमने कहीं पढ़ा है। तो ये आपने कहा पढ़ा था, मेसोपोटामिया में। क्या पढ़ा था? और एरिया बिटवीन रिवर यूफ्रेट्स एंड रिवर टिग्रिस इज नोन एज मेसोपोटामिया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। फिर आपका ईरानियन एम्पायर का एक्सटेंड कहां तक था? साउथ कैस्पियन सी के साउथ से लेकर आपका ईस्टर्न अरेबिया टू द लार्ज पार्ट्स ऑफ द अफगानिस्तान। अब जैसे कि आपको यहां मैप में दिख रहा होगा सब्सिक्वेंटली 2 मैप्स में। फिर हम अब जानेंगे रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर में क्या अंतर था। सबसे पहले हम कल्चर पे बात करते हैं। तो कल्चर का बात जब करेंगे तो जो रोमन एम्पायर था ये कल्चरली डाइवर्स था। अब आप पूछोगे कैसे डाइवर्स था ससानियन एम्पायर से, ये मैं आगे के टॉपिक में बताऊंगा। फिर आर्मी में भी डिफरेंस था, क्योंकि रोमन एम्पायर की जो आर्मी थी वो प्रोफेशनल आर्मी थी। जैसे कि हम लोग की आर्मी, इंडियन आर्मी हुई या फिर और भी देशों की आर्मी हो, तो प्रोफेशनल आर्मी होती है, उन्हें एक पीरियड ऑफ टाइम तक सर्विस देना रहता है, तो ये होता था। बट पर्शियन एम्पायर में ऐसा नहीं था। वहां पे कौन सी आर्मी थी? कंस्क्रिप्टेड आर्मी का क्या मतलब हुआ? मतलब कि फोर्सफुली लोगों को आर्मी में भेजा जाता था, मतलब कि उनका अगेंस्ट द विल। फिर एरिया का बात करें तो आपने देख ही लिया इनके एरिया के बीच का डिफरेंस, और ये आपको मैप में दिखा होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते रोमन एम्पायर को 2 फेज में बांटा गया। रोमन एम्पायर को कितने फेज में बांटा गया? 2 फेज में। आपका ये मैंने टाइमलाइन बनाया, तो आप देखोगे कि 3rd AD तक, 1st BCE से, 1st BCE का मतलब समझिएगा 1st सेंचुरी BC, 1st सेंचुरी AD। ठीक है, सेंचुरी है इसका मतलब ना। तो आपका 1st सेंचुरी BC से लेकर 3 AD तक आपका क्या रहा? अर्ली एम्पायर के फेज में इसको डिनोट किया गया है। और 3 AD से लेकर बाद के पीरियड्स तक, मतलब कि अप टू 6th और वी कैन से अप टू 7th BC, 7th सेंचुरी BC, BC नॉट, इट इज AD। 7th सेंचुरी AD तक आपका बेसिकली लेट एम्पायर था। इसको 2 फेजेस में बांटा गया, ऐसा नहीं था कि वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता था। हम लोग हिस्टोरियन से इसको अच्छे से पढ़ने के लिए कैटेगराइज किया था कि अर्ली एम्पायर में और लेट एम्पायर में। ठीक है, तो ये आप टॉपिक्स समझ गए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में अर्ली एम्पायर के बारे में समझेंगे। तो चलिए अब हम समझेंगे फीचर्स ऑफ रोमन सोसाइटी। वो किसके अंदर? अर्ली एम्पायर के अंदर। अर्ली एम्पायर में हम लोग बेसिकली सोशल डोमेन, पॉलिटिकल डोमेन एंड इकोनॉमिक डोमेन के हिसाब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सोशल डोमेन पढ़ेंगे, मतलब कि रोमन सोसाइटी स्ट्रक्चर कैसे है हायरार्की में, वो अभी हम सबसे पहले नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि रोमन सोसाइटी के फीचर्स को समझेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, हम रोमन सोसाइटी से क्या समझते हैं, हमसे क्या, हम रोमन सोसाइटी में क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो रोमन सोसाइटी को बेसिकली मैंने 3 भाग में बांटा है। जेंडर के बेसिस पे हम समझ पाएंगे, लिटरेसी के बेसिस पे और वहां के कल्चर के बेसिस पे रोमन सोसाइटी को हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो फिर हम बात करें जेंडर के। सबसे पहले तो जेंडर में हम लोग बात करें तो अगर हम फैमिली बेसिकली, तो वहां पे न्यूक्लियर फैमिली का था प्रिविलेंस, और साथ ही साथ उसमें स्लेव्स भी इंक्लूडेड थे, क्योंकि स्लेवरी सिस्टम था, जो कि आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। और आपको न्यूक्लियर फैमिलीज याद आ रहा होगा, मेसोपोटामिया। ठीक है, चैप्टर 1। और अब मैं बात करूंगा मैरिजेस के बारे में। तो वहां के जो मैरिजेस थे वो मैं कब का बात करूंगा? अर्ली एम्पायर में भी किसका? 1st सेंचुरी AD का, 1st सेंचुरी AD का ही मैं बात करूंगा। तो अगर हम बात करें डाउरी का, कि अब डाउरी का मतलब जिसको नहीं पता हो वो समझ ले, डाउरी मतलब दहेज। डाउरी जो है वो हस्बैंड के पास, उनके जो वुमेन उनके हस्बैंड के पास बस मैरिज के ड्यूरेशन तक रहता था, और उसके बाद वो फुल राइट्स, फुल चीज वो वुमेन ही के पास आ जाता था। वो कंप्लीटली एंजॉय करती थी उसके लीगल राइट्स, उनको फुल इंडिपेंडेंस था एज फाइनेंशियल। ठीक है, फिर हम समझेंगे कि बेसिकली वुमेन का क्या पोजीशन था फैमिली में।
हम एडवांटेजेस एस्पेक्ट भी कवर करेंगे और डिसएडवांटेजेस एस्पेक्ट भी कवर करेंगे। तो आइए समझते हैं एडवांटेजेस एस्पेक्ट को। पहला चीज कि वो प्राइमरी हेयर ऑफ प्रॉपर्टी। अब आप हेयर मत समझिए, ये HEIR है, मतलब कि उत्तराधिकारी थी प्रॉपर्टी की। कब? आफ्टर फादर डेथ, उनके फादर के डेथ के बाद। फिर आपका लीगल जो आपको वो पॉइंट मैंने बताया कि दे एंजॉय लीगल इंडिपेंडेंस। फिर एक और पॉइंट, डाइवोर्स वहां बहुत आसान था, बस आपको नोटिस ऑफ इंटेंट देना कि मैं चाहता हूं या चाहती हूं डाइवोर्स, तो वो डाइवोर्स एक्सेप्टेबल हो जाता था। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आज की तरह नहीं होता था। फिर हम डिसएडवांटेजेस एस्पेक्ट पे बात करते कि वुमेन के किस डिसएडवांटेजेस एस्पेक्ट में थी सोसाइटी में। तो पहला था एज गैप मैरिज। एज गैप मैरिज था कि वुमेन का जो वुमेन का जो शादी होता था वो बेसिकली आपका लेट टीन्स या फिर लेट 20s के हिसाब लेट 20s तक हो जाता था, और मेन का वहीं पे हम देखें तो आपका अर्ली 30s या फिर लेट 20s में हो जाता था। तो आप देख रहे हैं पूरे ऑलमोस्ट 10 साल का गैप है, मतलब कि बड़ा एज गैप है मैरिज का। फिर एक और चीज, डोमिनेशन ऑफ हस्बैंड, क्योंकि जो वाइफ होती थी वो हमेशा सब्जेक्ट थी हस्बैंड के। अब हमने 10th के सिविक्स में भी ये चीजें पढ़ी हैं, तो अभी मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यहाँ पे आप समझ गए होंगे। हु हैव लीगल कंट्रोल ओवर हिज चिल्ड्रन, लीगल कंट्रोल था चिल्ड्रन पे हस्बैंड का, रेदर वाइफ का उनसे कम था लीगल कंट्रोल। आपको बुक में एक कहानी भी है जो कि आप यहाँ दिख रहा होगा, जिसमें बेसिकली यही था कि वो जो फादर है वो वो अनडिजायर्ड जो उसका जो चाइल्ड जो जन्म लिया था वो उसको वो ठंड में छोड़ देता है मरने के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि फुल लीगल कंट्रोल था चिल्ड्रन का। तो यहाँ पे हमने जेंडर के एस्पेक्ट से रोमन सोसाइटी को समझा। अब हम समझते हैं लिटरेसी के एस्पेक्ट से। लिटरेसी में था कि आपका कैजुअल लिटरेसी जो था, अब आप बोलेंगे कैजुअल लिटरेसी का मतलब बेसिकली मतलब कि रीड एंड राइट हम कह सकते हैं, वो वेरी करता था डिफरेंट रीजन टू रीजन। इसके एग्जांपल से समझे तो एक पॉम्पी जगह था। अब आप वो मत याद करने लगेगा क्लास 10th में थिंक टैंक, क्लास 10th नहीं क्लास 11th में मदर्स डे में पॉम्पी पियर्सन, ये नहीं है, ये अलग है। ये पॉम्पी एक जगह है। तो पॉम्पी जो ये जगह था ये 79 CE में डिस्ट्रॉय हो गया था, किस वजह से? वोल्केनिक इरप्शन में। बट बाद में जब इसे एक्सकवेट किया गया तो यहाँ एडवर्टीजमेंट कई मिले, ग्राफिटी मिले ऑन द वॉल्स ऑफ दिस सिटी, ऑन द वॉल्स ऑफ द सिटी। तो ग्राफिटी क्या होता है आप यहाँ देख सकते हैं। फिर इजिप्ट, जबकि हम ऑन द अदर हैंड व्हेन वी सी इजिप्ट, लिटरेसी इज बेसिकली widespread among only certain categories like estate manager, scribes, army officials, these only। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझ लिए इनके किस तरह से लिटरेसी वहां पे अलग अलग था, अलग अलग रीजन्स में। अब हम समझेंगे रोमन सोसाइटी के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो है कल्चर। तो कल्चर की जब हम बात करें तो वहां पे वेरिजियस वास्ट वैरायटी ऑफ रिलीजियस कल्ट्स था, मतलब कि डिफरेंट संप्रदाय थे। एक रिलीजन में डिफरेंट, जैसे कि आप हिंदू रिलीजन है, उसमें वैष्णव होते हैं, शैव होते हैं। तो ये क्या हुआ? रिलीजियस कल्ट्स होते, संप्रदाय, रिलीजन के अंदर में रिलीजन, और लोकल डिटीज थे। उसमें बेसिकली 3 ही वहां पे थे, पॉलीथिज्म रिलीजियस कल्ट्स में, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी। वैसे बेसिकली 3 अलग अलग रिलीजन थे। पॉलीथिज्म बेसिकली आपका मल्टीपल गॉड्स में जो बिलीफ रखते वो, जैसे कि उस समय इटालियन गॉड्स थे, जुपिटर, जूनो और मार्स, ये सब प्लैनेट्स के नाम नहीं, वहां के इटालियन गॉड्स के नाम। ठीक है। फिर जुडाइज्म भी एक रिलीजन था। क्रिश्चियनिटी आप जानते ही हैं कितना रिजिड सेट ऑफ बिलीव्स प्रैक्टिसेस थी। ठीक है। फिर कल्चर में एक और बात था, प्लूरैलिटी ऑफ लैंग्वेज। वहां डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती थी, क्योंकि आप जानते हैं कि एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, तीनों कॉन्टिनेंट में सोचिए कितना बोला जा सकता है। तो अर्मेनियन लैंग्वेज थी, कॉप्टिक थी, सेल्टिक था,
अरमेनिक थी, पुनिक एंड बर्बर था। ठीक है, तो बेसिकली आपको एरिया वाइज भी मैं बता दूं, कॉप्टिक जो था वो आर्मेनिया के बारे में बुक में मेंशन नहीं किया है, आर्मेनियन लैंग्वेज के बारे में, इसलिए मैं यहां नहीं बता रहा हूं। कॉप्टिक लैंग्वेज जो था वो बेसिकली डोमिनेट वहां कहां बोला जाता था, इजिप्ट में। और फिर सेल्टिक जो था वो आपका स्पेन और नॉर्थ ईस्ट में बोला जाता था। और फिर आपका अरमेनिक जो था वो नियर ईस्ट में बोला जाता। अच्छा बोलेंगे नियर ईस्ट ये क्या है? नियर ईस्ट बेसिकली जो मैंने आपको बताया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो अगर आप वेस्ट रोमन जो वेस्ट रोमन में रह रहा है, रोम में, वेस्ट रोम मतलब रोम में नहीं, रोमन एम्पायर में रह रहा है, वो इसको क्या दिखाएगा? इसको ईस्ट ही कहेगा, तो इसको नियर ईस्ट कहा जाता था। इसमें बेसिकली प्रोविंसेस, रोमन प्रोविंसेस आती थी, सीरिया की, फिलिस्तीन की और बेसिकली अरेबिया की ही आती थी। ठीक, नॉर्थ अफ्रीका, फिर पुनिक एंड बर्बर लैंग्वेज जो थी वो नॉर्थ अफ्रीका में बोली जाती थी। और फिर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए बेसिकली रोमन एम्पायर में, जैसे कि यहाँ हिंदी आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, सो यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज यूज की जाती थी। और ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज ऐसे नहीं थे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में, साथ ही साथ इसको सुपीरियोरिटी दिखाने के लिए वहां के अपर क्लासेस यूज करते थे। बेसिकली अपर क्लासेस ऑफ द ईस्ट स्पोक ग्रीक एंड द वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ upper classes of the western provinces spoke Latin. ओके, और इस एक बात और कि इतने सारे और भी इसमें लैंग्वेजेस हैं जो कि बुक में मेंशन नहीं है, पर कई लैंग्वेजेस थी। पर इन सारे लैंग्वेज में कई सारी ओरल थी। जैसे कि आपको एग्जांपल मिलेगा बुक में, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो कॉप्टिक लैंग्वेज, कॉप्टिक नॉट आर्मेनियन लैंग्वेज रिटन स्क्रिप्ट, इसका राइटिंग इसका शुरू कब हुआ था? 5th सेंचुरी एडी में, आपको दिख रहा होगा जैसा कि। फिर आपका जो कॉप्टिक लैंग्वेज था, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कॉप्टिक लैंग्वेज जो था वो आपका बाय द मिडिल ऑफ 3rd सेंचुरी में ही इसका ट्रांसलेशन ये कॉप्टिक बाइबल में कर दिया, मतलब बाइबल को कॉप्टिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया गया था। तो हम देख रहे हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं कि ओरल लैंग्वेजेस ओरल भी है, बट एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि रिटन लैंग्वेजेस भी है पहले से, बहुत पहले से। वैसे सारी के रिटन आई बट काफी लेट आई। फिर हम सेल्टिक के बारे में बताते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार हिंदी इंग्लिश में हम लोग अपने मदर टंग को कई बार उसमें रह जाता है, हम लोग उसको नहीं जान पाते हैं। तो इसी तरह के सेल्टिक के साथ भी कुछ इसी तरीके का हुआ। जो स्पेन और नॉर्थ ईस्ट में बोलने वाले लोग थे सेल्टिक, वो क्या हुआ, लैटिन के आने के बाद धीरे धीरे वो लैंग्वेज रिप्लेस हो गई और वहां लैटिन बोले जाने लगा। फिर हम और भी एस्पेक्ट देखते हैं, तो फिर स्टाइल्स एंड कस्टम, वहां डिफरेंट स्टाइल्स थी, कस्टम्स थी। तो जैसा कि बताया कि 3 कॉन्टिनेंट में तो अलग अलग स्टाइल होगी, कस्टम होगी। तो आपको एक इमेज भी यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, उससे भी आप समझ सकते हो। द फूड डेटा देखिए है कि मेडिटेरियन सी के जो पास होंगे, बेसिकली सी फूड उनके लिए मेन सोर्स ऑफ फूड होगा। फिर अलग अलग जो दूर है कोस्टल रीजन से, अलग अलग जियोग्राफिकल फैक्टर से वहां अलग अलग फूड के वैरायटीज होंगे, ये सारी चीज। तो वो तो डिफरेंस था। फिर फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वो ट्राइबल भी थी, नॉन ट्राइबल भी थी, ठीक है। तो ये पूरे एस्पेक्ट्स हमने रोमन सोसाइटी के फीचर से समझा। अब ये ड्यूरेशन बहुत लंबा हो गया है, इसीलिए हम यही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम रोमन सोसाइटी को देखेंगे, बट ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की देखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।